नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का यूपी पीसीएस 1 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पीसीएस 2025 को लेकर हम लोगों का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी पीसीएस 1 पर और साथ में ही यूपी पीसीएस 1 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोनों जगहों पर आप विजिट करके मोर इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अभी भी है, आप हमारे इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। अभी तक 3 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं, हिस्ट्री का हो चुका है और मॉडर्न हिस्ट्री का हो चुका है। एंशिएंट और मेडाइवल का हम लोग फिलहाल अभी व्याख्यात्मक देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे वीडियो फॉर्मेट में और इसके जस्ट बाद में फिर हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करेंगे। हालांकि आज आप लोगों का ज्योग्राफी का भी टेस्ट पब्लिक कर दिया गया है। आप इन तीनों को कर सकते हैं और साथ ही साथ में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए बिना देरी के अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को हम यहाँ पर टैकल करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको उनका व्याख्या ही नहीं देखना है बल्कि प्रश्नों को किस प्रकार हमें अटेंड करना है इस पर भी हमें जानना पड़े होगा। सबसे खास बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ प्रश्न मानवीय त्रुटियों के कारण गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही में उनका व्याख्या पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए जो मानवीय त्रुटियों की वजह से प्रश्न गलत होते हैं, उनकी संभावना न्यूनतम होगी। ठीक है? चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। इस पूरे टेस्ट में हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को कवर करेंगे। क्लियर है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्राचीन स्थल है और उनका पुरातात्विक खोज है। कहने का सेंस ये है कि कहाँ से क्या चीजें मिली हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। पहला सूची आपका है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। फिर आपको मैचिंग करना है, देखना है जूते हुए खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति और साथ ही में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। हमें मैचिंग करना है। अगर हम मैचिंग करने पे जाएँगे, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि हमें ये पता है कि लोथल क्या था, हमारा गोदीवाड़ा था और साथ ही में हमें ये भी पता है कि जो हमारा धौलावीरा है, ये हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। अगर मान लीजिए हम इन्हीं 2 विकल्पों को आधार पर या इन 2 विकल्पों के आधार पर अपने उत्तर को ढूँढने की कोशिश करें, तो पहले का हमारा हो जाएगा दूसरा। तो ए का दूसरा यहाँ पर है और ए का दूसरा यहाँ पर है, आपके ये दोनों विकल्प असत्य हो जाएंगे। फिर सी का है चौथा, तो हम देखेंगे कि सी का चौथा यहाँ पर है, सी का चौथा यहाँ पर है, लेकिन ऑलरेडी सी विकल्प आपका गलत है, तो आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एक या दो तथ्य भी अगर आपको सही से आते हैं, तो उनके आधारों पर आप सही प्रश्नों का चयन कर ले जाएंगे, ढूंढ ले जाएंगे। अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ठीक है? इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। बिल्कुल ठीक है, ये धर्म के बारे में प्राचीन भारत में इसका उल्लेख किया गया है। अब वहीं पर अगर मैं रीत की बात करूं, तो मूलभूत ये नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि इस संदर्भ में विचार करना। अच्छा, अभी हमें सिर्फ विचार करना है। ऊपर देखते हैं, हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपकी नजर बहुत ही पैनी होनी चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जानना। कह रहा है ये कौन सा कथन सही है, तो इसके दोनों के दोनों कथन सही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य की पुष्टि होता है। कहने का सेंस ये है कि हमें किस बात से ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो पशुपालन करते थे, ये हमें कैसे पता चलता है। प्राचीन इतिहास में अगर आप देखेंगे, तो चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर अन्य कोई सभ्यताएं हो, जब हम वहां का उत्खनन करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस आधार पर हम आकलन करते हैं कि वहां पर इस प्रकार की चीजें रही होंगी। जैसे मान लीजिए लोथल एक डॉकयार्ड है, गोदीवाड़ा है, पोर्ट था, बंदरगाह था। तो अगर लोथल एक डॉकयार्ड है और अगर वहां पर हम उसका उत्खनन करते हैं, तो हमें विश्व के या तत्कालिक किसी भी सभ्यता का अगर कोई साक्ष्य मिल जाए, कोई सिक्के मिल जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि भारत का उस समय भारत का
विश्व के किसी अन्य सभ्यताओं के साथ आयात निर्यात होता था। क्लियर है? हम ये मान के चलते हैं, जहां मनके मिले हैं, मन के कारखाने मिले हैं, तो हम ये आकलन लगाते हैं कि वहां पे विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां होती थी। उसी प्रकार से ये भी पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन से तथ्य हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋग वैदिक कार्य के जो लोग थे वे पशुपालन करते थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगर मैं वहीं पर बात करूं, अघन्या का मतलब होता है कि हत्या ना करने योग्य, क्योंकि गाय ऋग्वेद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था। दूसरी सबसे खास बात यह है कि गाय को धर्म से भी जोड़ा गया था। और दूसरी सबसे खास बात है कि अगर हम कृषि पालन है, कृषि सॉरी क्षमा चाहूंगा, कृषि पालन नहीं, कृषि कर रहे हैं, कृषि में हम इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी स्थितियों में भी हमें पशुओं की जरूरत पड़ती है। तो पहला विकल्प तो आपका सही है कि भैया ये वाले विकल्प ठीक है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं, तो ये भी ठीक है, क्योंकि गाय को ही उस समय धन समझा जाता था। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। ये भी सही है, क्योंकि ऋग्वेद में जो कर्मकांड या विधि विधान करवाने वाले ऋषि मुनि थे, पुरोहित हुआ करते थे, उनको जब हम विदाई करते थे तो हम उन्हें गाय का जोड़ा देते थे, साथ में गाय बहुत ढेर सारा हम देते थे उनकी विदाई के तौर पर। हम उन्हें जमीन नहीं देते थे। तो ये हमारे सारे विकल्प सही हैं, तो इसका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? डी वाले विकल्प आपके इसके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने या बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। यही रीजन रहा है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, या अन्य धर्म नहीं, अन्य वर्ण के लोग हैं, उन लोगों का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बहुत तेजी से हुआ था। जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं, उनका बौद्ध धर्म में बहुत तेजी से स्वागत किया गया, और उन लोगों ने बल्क मात्रा में, अधिकांश संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था और जाति को नहीं माना गया है, अस्वीकार किया गया है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो बिल्कुल चुनौती दी है, बहुत भयंकर चुनौती दी है। कुछ उसमें कुछ एक शिल्प को निम्न माना गया है। क्या कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है? तो देखिए, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि क्या कुछ शिल्प है निम्न, तो बिल्कुल कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। मतलब इसके तीनों विकल्प हमारे सही हैं। हमसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म में कौन से विकल्प सही हैं, तो इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा। तीन के तीनों विकल्प हमारे सही सुमेलित हैं। क्लियर है? अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जैनियों का विश्वास है जनमत जैन मत 24 तीर्थंकर, मतलब जैन मत में जो 24वें तीर्थंकर है, उनकी शिक्षाओं का परिणाम था। ठीक है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से एक महावीर के विषय में कौन सा कथन सही, मतलब वर्धमान या महावीर स्वामी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है, वे पहले तीर्थंकर एवं जैन मत के संस्थापक थे। दूसरा, वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने जाते हैं। तीसरा, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है। वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। कौन सा विषय पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सही है, तो इसमें से सही कौन सा है वो बताना है। और ये हमारा विकल्प सी वाला सही है, क्योंकि ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। वे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए था। क्लियर है? उन्हें इस धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना जाता है। ये वाला विकल्प आपके बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन आपका सही है? सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे, ये तो बिल्कुल गलत है। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मगध भी 16 महाजनपदों में एक थी और ठीक ठाक मात्रा में सेना रखती थी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। अगर आप गौर करेंगे, भगवती सूत्र भगवती सूत्र, जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर,
अंगोत्तर निकाय, ठीक है। तो भगवती सूत्र और अंगोत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। क्लियर है, तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दिया। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि शुंग ने कर दिया। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके सिंहासन को हथिया लिया। ठीक है। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर दिया, ये भी ठीक है। हमसे पूछ क्या रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मेरे भाई आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास में बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसी का सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, और पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके एक नए साम्राज्य शुंग वंश की नींव डाली थी। जिसे माना जाता है कि कई सारे स्तूपों का उसने विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसा सही नहीं है। अन्य इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये यथार्थ नहीं रहा है। कई सारे स्तूपों का निर्माण या कई सारे स्तूपों का विकास शुंग के शासनकाल में हुआ है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुंग के बाद में फिर कर्ण वंश आया है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो अन्य वंश आए हैं। तो दूसरा विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन से सही हैं, तो इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। कृषि भूमि के किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कहने का सेंस ये है कि कृषि भूमि के किस रूप में परिभाषित किया जाता है, इन चार विकल्पों में से ये हमें बताना है। ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसल होती है वो कृषि योग्य भूमि है। कृषि व्यर्थ प्लस भूमि प्रति, ये कहा गया है। पुरानी प्रति भूमि प्लस वर्तमान प्रति भूमि, इसके लिए कृषि भूमि का प्रयोग किया गया। या फिर कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई वाली की गई कुल भूमि, तो ये कुल प्रति भूमि प्लस निवाई बुआई की जो कुल भूमि है, इन दोनों को मिला करके हम कृषि योग्य भूमि को परिभाषित करते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से मौर्य शासक कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ? देखिए, एक बात तो आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये कैसा था, ये जैन मतावलंबी था। वहीं पर अगर मैं बिंदुसार की बात करूं तो ये माना जाता है कि बिंदुसार एक तरीके से आजीवकों के लिए था, बहुत ज्यादा नहीं था, बट ये माना जाता है क्योंकि इसने आजीवक संप्रदाय को प्राश्रय प्रदान किया था। क्लियर है। लेकिन कहीं कहीं पे इसे ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी माना जाता है इसमें, लेकिन पहला हमारा गलत हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं अशोक, अशोक तो कंफर्म है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये हमारा विकल्प होगा, ये हमारा विकल्प होगा, और अभी हमारा फिलहाल ये विकल्प होगा। बिंदुसार में हमें डाउट है तो हम होल्ड करेंगे, और दशरथ भी कंफर्म है क्योंकि अशोक और दशरथ ने काफी हद तक बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया है, ताकि उन्हें प्राश्रय भी प्रदान किया है, स्तूपों का निर्माण भी करवाया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि अशोक और दशरथ का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अपेक्षाकृत अधिक रहा है। तो इसका जो आपका विकल्प हो जाएगा वो विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी वाला विकल्प आपका यथार्थ तौर पर सही होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ रहे हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए और उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? मतलब ये है कि जब अशोक गमन करने लगे, सम्राट अशोक तीर्थ यात्रा पर निकले, तो उन्होंने पहले किस लोकेशन पर गए, उस लोकेशन का हमको सिक्वेंस लगाना है। क्लियर है। तो ये कुछ स्थान दिया गया है। पहला है आपका गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। देखिए, चूंकि अशोक माना जाता है पहले कि शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जब कलिंग युद्ध हुआ है तो कलिंग युद्ध के बाद में फिर उसने बुद्धम शरणम गच्छामि कह के और फिर उसने बौद्ध धर्म का प्राश्रय प्रदान किया। उसने कहा कि अब भेरी घोष ना होकर के धम्म घोष होगा। उसने धम्म को आगे बढ़ाया है, नैतिकता को आगे बढ़ाया है, और कहा कि अब साम्राज्य का जो विस्तार नहीं किया जाएगा, समाज की आर्थिक नीतियां बेहतर होंगी, सामाजिक स्थितियां बेहतर की जाएंगी, और अब तलवार के बल पे शासन नहीं होगा, जबकि जो हमारी प्रजा है उसका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाएगा और उसके सुख दुख को समझा जाएगा। धार्मिक बातें करने लगता है, हिंसा का परित्याग कर देता है। इसके बाद में फिर अशोक गमन करना शुरू करता है, तो वो कहता है कि मैं कहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करूं? तो जो उसके सलाहकार हैं वो ये कहते हैं कि महाराज,
आप वहां से प्रारंभ करिए जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जन्म से उसने प्रारंभ किया। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और जब वो लुम्बिनी में गया तो लुम्बिनी में उसने बलि नामक एक कर लगता था, उस कर को माफ किया। हालांकि ये भी माना जाता है कि जो कर पहले 1/8 था उसको भी कम कर दिया गया, तो कर की दर को कम किया गया और बलि नामक जो कर था उसे भी समाप्त किया गया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। तो कहीं पर 4 है तो ये हमारा एक गलत हो जाएगा और फिर हमारा एक ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में वो कहाँ गया है? फिर इसके बाद में वो गया है कपिल वस्तु। तो अशोक, लुम्बिनी और लुम्बिनी के बाद में फिर कपिल वस्तु गया है। तो क्या कहीं पर 4 और 2 है? तो बिल्कुल डी वाला जो हमारा विकल्प है ये 4 और 2 है। अब हमें बाकियों से कोई लेना देना नहीं है कि अशोक की यात्रा कैसी रही है। अगर 1-2 भी हमें सही तरीके से आता है तो हम अपना उत्तर कर ले जाएंगे, सक्षम होंगे उत्तर के चयन करने में। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। मौर्य काल में भूमि कर व्यवहारता 25% देना पड़ता था, ठीक है। लाल सागर तथा वनरिस नामक बंदरगाह की स्थापना भारत तथा जावा सुमात्रा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मौर्य काल में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। क्लियर है? तो ये 3 विकल्प हमारे पास ऑलरेडी हैं अभी, जिसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला वाला हमारा विकल्प सही है। और दूसरी सबसे खास बात ये है कि ये जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये जावा और सुमात्रा के बीच में नहीं रहा है। ये कहां पर रहा है? ये लगभग मिस्र वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो ये जावा और सुमात्रा वाला व्यापार नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। हाँ, हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा, मौर्य काल में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। तो बिल्कुल मौर्य काल में हमें 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, जैसे कृष्ट है, आकृष्ट है और स्थल है। ये 3 प्रकार की भूमियों का हमें उल्लेख मिलता है, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प गलत है। तो हमारा ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा। सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला सी वाला विकल्प हमारा एक तरीके से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महायान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क में आयोजित चौथा जो महान है ये नहीं हुआ है, बल्कि ये कहां पर हुआ है? ये कश्मीर में हुआ था। फायान वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर बुद्ध के या बौद्ध धर्म से जो सबमिट हुए हैं वो कहां पर हुआ है? तो एक हमारा राजगृह में हुआ है, एक हुआ है हमारा वैशाली में, एक हुआ है हमारा पाटलिपुत्र में और चौथा हमारा हुआ है कुंडलग्राम में। या फिर आप ऐसे देखेंगे किसके किसके शासनकाल में हुआ है? तो पहला जो हमारा है, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ है, अशोक के शासनकाल में हुआ है और सबसे खास बात है एक हमारा हुआ है कनिष्क के शासनकाल में, जो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो पहला विकल्प तो हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, चीनी यात्री वैनसोंग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों ऐसा गलत है? क्योंकि वैनसोंग हर्ष के शासनकाल में पहली बात तो आया नहीं है। वैनसोंग भारत कब आया है? तो वैनसोंग 300 लगभग 99 से लेकर के और 414 ईस्वी के आसपास भारत में आया है। और ये किसके शासनकाल में आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है वैनसोंग। तो जाहिर सी बात है ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 13, भारत के निम्नलिखित में आने का सही क्रम क्या है? मतलब सबसे पहले कौन सा हमारे यहाँ आया हुआ है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के, लोहे के हल और नगरीय संस्कृति। देखिए, सबसे पहले तो कंफर्म है कि नगरीय संस्कृति हमारे यहाँ पर आई है। नगरीय संस्कृति के बाद में क्या आया है ये आपको बताना है। तो नगरीय संस्कृति के बाद में लोहे का हल आया है और सबसे लास्ट में सोने का सिक्का आया है। सोने सिक्के के बारे में अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो सोने के सिक्के का प्रचलन जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण हुआ है
हिंद यवन शासक आए हैं, तो हिंद यवन शासकों के द्वारा हमारे यहाँ सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। लेकिन शुद्धता के पैमाने में सबसे बेहतरीन सिक्के कुषाणों के हैं और सर्वाधिक बल्क मात्रा में किसी ने अगर जारी किए हैं तो गुप्त काल में जारी किए गए, लेकिन उनके शुद्धता के पैमाने पे उतने अच्छे सिक्के नहीं है। वहीं पर सीसा और पुटीन के सिक्के किसने जारी किए हैं? सातवाहनों ने जारी किए हैं। तो कुछ सिक्कों के मामले में आप याद रखिएगा, क्योंकि कमीशन कई बार हमसे पूछता है। तो सबसे पहले चौथा होगा, ये नंबर 1 पर होंगे और ये नंबर 4 पर होंगे। तो कहीं पर सबसे पहले 4 और लास्ट में 1 है, तो हाँ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 है, तो हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, मेरा मकसद आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है, ये भी बताना है कि किस प्रकार अगर हमें 1 और 2 विकल्प ही पता हो तो हम एग्जामिनेशन हॉल में इलिमिनेट पैटर्न्स पर अपने उत्तर का चयन कर पाए। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। चालुक्य, होयसाल, राष्ट्रकूट और कात्कीय, मलखेड़, वातापी, वारांगल और दार समुद्र। अब ये मैं मान के चलता हूं कि हमें किसी एक का ही इसमें से पता है कि कौन किसकी राजधानी रही है। हमें पता है कि चालुक्यों की राजधानी वातापी रही है। ठीक, चालुक्यों की राजधानी वातापी रही है। तो क्या कहीं ए का दूसरा है? तो ए का दूसरा सी वाले पे मुझे मिल गया। अब मुझे नहीं मतलब है कि अन्य विकल्प हमसे क्या कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं मतलब है कि अन्य विकल्प क्या कहता है। हमें बस ये पता है कि चालुक्य की राजधानी वातापी है, बात खत्म हो गई। ठीक, अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र और चाणक्य। तो पहली बात, चाणक्य कनिष्क के समकालिक नहीं थे, तो पहले तो आप चाणक्य भाई साहब को हटा दीजिए। तो चाणक्य कहाँ कहाँ पर हैं? ये चाणक्य भाई साहब हट गए और ये चाणक्य भाई साहब हट गए। अब कौन कौन बच रहा है? अब हमारे पास बच रहे हैं अश्वघोष, नागार्जुन और वासुमित्र। ये तीनों लोग कनिष्क के समकालिक थे। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चाणक्य किसके शासनकाल में है? तो चाणक्य का संबंध मेरे दोस्त मौर्य काल से है। किसके काल से है? चाणक्य का संबंध मौर्य काल से है। ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुमारा अमात्य सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, बिल्कुल ये थे, तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते, तो बिल्कुल सही है। दरअसल जो कुमारामात्य होते थे ये युवराज ही होते थे सामान्यतः, और ये माना जाता है कि ये किसी जिले के गवर्नर टाइप के पद बनाया जाता था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अशोक भी मतलब जब उसका राज्य गद्दी पे बैठाया गया, उसका राज्याभिषेक हुआ है, तो उससे पहले वो ऑलरेडी गवर्नर था, वो भी कुमारामात्य था। ये सबसे टॉप लेवल का पोस्ट माना जाता है, जो सामान्यतः राजकुमारों को ही दिया जाता था। ठीक है, तो लेकिन 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 महत्वपूर्ण तो पदाधिकारी थे, लेकिन घरेलू परंतु प्रत्यक्ष रूप से वो नियुक्त नहीं किए जाते थे। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत, ये नहीं बिल्कुल सही है, ये गलत होगा, क्षमा चाहूंगा। गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया था तथा उसकी सहमति के बिना, मुखिया का महत्व खत्म हो गया, ठीक है, तथा उनकी सहमति के बिना, शब्द पे चयन करिए, गौर करिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। अगर कुमार आमद राज युवराज होते तो जाहिर सी बात है उन्हें राजा नियुक्त करेगा। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, मुझे पता है, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले हम लोग कई बार पढ़ते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपको पढ़ाने से पहले कई बार पढ़े, बेहतर जानकारी के साथ आपको डेटा डिलीवर करे। फिर भी मैं सही और गलत में क्यों आपके साथ आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप भी इस कंफ्यूजन से बचें, लॉजिक लगाएं। मैंने क्या लॉजिक लगाया? मैंने लगाया कि भाई साहब, अगर कुमारामत सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, युवराज हुआ करते थे ये, तो उनकी नियुक्ति डायरेक्ट राजा करेगा, क्योंकि युवराज से बड़ा सिर्फ राजा ही है वहां पर। ठीक है, और गवर्नर अपने प्रांत का सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला विकल्प आपके सही होंगे। हमें याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे खेल रहा हूँ। तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को कॉन्सेप्ट तरीके से हमें समझना है, गलत नहीं करना है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? केवल एक हमारा विकल्प सही होगा,
बाकी हमारे दूसरे गलत हो जाएंगे। समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण अभियान में निम्नलिखित में से किस राज्य पर विजय प्राप्त की गई? ठीक है, पृष्ठपुर, अमुक्त, कुट्टूर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो मेरे दोस्त ओवरऑल इन तीनों पर विजय प्राप्त किया गया था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण के 12 और उत्तर के 9 राज्यों, मतलब नॉर्थ के 9 और साउथ के 12 राज्यों को विजय कर किया था, और उसके बाद में उन विजय राज्यों में ये तीनों राज्य भी शामिल रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। क्लियर है? ये स्टेटमेंट तो आपका असत्य है। ठीक, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे। तो बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट सही है। श्रेणी का सदस्य श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो बिल्कुल होता था। ये और ये दो स्टेटमेंट सही हैं, हमसे सही पूछा गया है, तो आपका सी वाला विकल्प केवल 2 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? कहने का मेरा मतलब ये है कि भास्कर एक व्यक्ति हैं और भास्कर का और हर्षवर्धन के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, प्रगाढ़ संबंध उनका रहा है, तो इसका उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। वही भास्कर व्यक्ति का संबंध किससे है? मगध के हर्यक वंश से है, असम का वर्मन वंश से, उत्तर भारत के नंद वंश से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त भास्कर का संबंध असम के वर्मन राजवंश से है, ये याद रखिएगा। असम का जो वर्मन है, वर्मन वंश का ये अंतिम शासक था और उसके साथ में इसके बहुत ही अच्छे संबंध रहे। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत में इक्ष्वाक शासक बौद्ध धर्म के विरोधात्मक थे। ठीक है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये तो ठीक है, चूंकि पालों ने बौद्ध धर्म को प्राश्रय प्रदान किया है। सबसे खास बात है, दक्षिण भारत में इक्ष्वाक शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे? नहीं, ये लोग विरोध नहीं कर रहे थे, तटस्थ थे, इनके भी अच्छे रिश्ते थे, इन्होंने बौद्धों को भी प्रश्रय प्रदान किया हुआ था। इसलिए तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो आपके दोनों बी वाला विकल्प सही होगा। देखिए, अगर मैं पाल वंश की बात करूं तो पालों ने बौद्ध धर्म को बहुत बल्क लेवल पे प्रश्रय प्रदान किया है और पाल वंश ठीक ठाक मात्रा में रहे। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ओदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया गया, नालंदा का निर्माण करवाया गया, साथ में आप देखेंगे तो विक्रमशिला, हाँ विक्रमशिला का निर्माण करवाया गया। इन सबका निर्माण करवाया गया है पाल वंशों के द्वारा। क्लियर? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को प्राश्रय भी प्रदान किया है और ठीक ठाक मात्रा में बौद्ध धर्म के लिए कार्य भी किया है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत और गुप्त संवत। मान के चलते हैं कि हमें ये भी नहीं पता, बस इसमें हमें बस एक चीज पता है, क्या? कि विक्रम संवत का संबंध 78 से है। ठीक, और शक संवत का संबंध 58 से है। तो 3 और 4 पहले नंबर पर होंगे। तो 3 और 4 हमें यहां मिल गए। क्या कहीं और हमें 3 4 मिल रहे हैं? नहीं, हमें 3 और 4 कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो वी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अष्टाध्यायी पूर्व मौर्य काल में भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी प्रदान करती है। तो ठीक है। महाभाष शुंग वंश के इतिहास से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। मध्य विलास प्रहसन परमार वंश के से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। ये गलत हो गया भाई साहब। अष्टाध्यायी तो ठीक है, महाभाष्य तो ठीक है, लेकिन मत विलास प्रहसन ये किससे हमें संबंधित जानकारी देती है? परमार वंश से तो नहीं, ये परमार वंश से नहीं देती है, ये हमको देती है पल्लव वंश की। किसकी हमें जानकारी प्रदान करती है? ये हमें पल्लव वंश की जानकारी प्रदान करती है, मत विलास प्रहसन। क्लियर? तो मत विलास प्रहसन दरअसल ये महेंद्र विक्रम के द्वारा रचित है, जिसका संबंध पल्लव वंश से है। तो तीसरा हमारा गलत होगा, तो फिर तीसरे में ये गलत होंगे। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहे हैं, कौन सा संबंध हमारा इनमें से सही है? तो तीसरा हमारा गलत,
तो ये हमारा गलत, ये हमारा गलत, ये हमारा गलत। सही क्या होंगे? 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्नों पे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। परिवज्रक, श्रमण, उपासक, परित्याजयी व भ्रमणकारी, उच्च पद पर प्राप्त पुजारी, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो मेरे दोस्त, इसमें से आपका पहला वाला विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि जो परिवज्रक होते थे ये परित्याजी व भ्रमणकारी लोग होते थे, मूव किया करते थे। परिवज्रक याद रखिएगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं श्रमण की बात करूं तो ये उच्च पद पर प्राप्त पुजारी नहीं होते थे, ये जैन साधु हुआ करते थे। क्या होते थे ये जैन साधु होते थे। जैन साधु हुआ करते थे। तो ये हमारा गलत है और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है, ये ठीक है। तो हमारे 1 और 3 वाले विकल्प सही हैं, दूसरा गलत है, तो हमारा वी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्नों पे चलते हैं। भारत के अश्वरोही सेना के युद्ध के विषय में कथन पर आपको विचार करना है। लोहे की रकाब ने कवचित योद्धा को बिना गिरे अश्व पर दृढ़ता से बैठने को संभव बनाया। ठीक है। लोहे की रकाब की वजह से अश्वरोही बिना संघात के झटके के कारण गिरे, शरीर के पास बल्लमों का कस पकड़े हुए आक्रमण करने के बल आक्रमण करने में भी वो सहज होते थे। कहने का सेंस ये है इस प्रश्न का। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सही है? 1 सही है, विकल्प 2 सही है, दोनों सही है कि 1 भी गलत है, 2 भी गलत है? तो ये आपके दोनों के दोनों विकल्प सही हैं, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हालांकि प्रश्न तो सारे बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बाकी नहीं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है चार के चारों। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, ये बस यही है। पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरे दोस्त ये लिखा गया है रविकीर्ति के द्वारा। रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया है और इसी पर कालिदास का उल्लेख किया गया है। सबसे खास बात है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि कैसी है? लिपि है इसकी ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया ये एहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय का है और इस पर कालिदास का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति। इतना ठीक है आपके लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैन्य प्रधान था। ठीक है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को इक्ता के खंड के रूप में विभाजित किया गया था। तो ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्ता आप देखेंगे तो जमीन का एक टुकड़ा हुआ करता था जो नगद वेतन के बिहाफ पर सैनिकों को प्रदान किया जाता था और उससे वो अपनी इनकम जनरेट करते थे। इक्ता व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हमसे इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो मेरे दोस्त, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आपका विकल्प ए सही है और वो सही मायने में ए आर का स्पष्टीकरण भी कर। ठीक है। अगले प्रश्नों, देखिए जहां होगा हम वहां डेप्थ में बात करेंगे। आपको सुमेलित करना है व्यक्ति और घटना से। महमूद सुल्तान, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। सोमनाथ को लूटा किसने था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोमनाथ को क्या सुल्तान मोहम्मद ने लूटा था? तो हाँ, बिल्कुल लूटा था भाई। ठीक है। महमूद गजनवी ने तो लूटा था, भारत पे आक्रमण किए थे। वहीं पर अगर मैं गौरी की बात करूं तो गौरी सिंध पर विजय प्राप्त किया है? तो नहीं, सिंध पर गौरी नहीं प्राप्त किया है, मोहम्मद बिन कासिम किया है। सिंध पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, शायद 1612 या 11 के सॉरी 611 और 12 के आसपास सिंध पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और सिंध पर ही सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें से हमारे पास बच क्या रहा है कि क्या केवल 1 सही है या 1 और 3 सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी बंगाल का विद्रोह बिल्कुल ठीक है। ये वाला भी आपका सही है। चौथा, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण, नहीं, ये गलत है क्योंकि चंगेज खान का आक्रमण एमबीटी के टाइम पे नहीं हुआ है। जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद ये इल्तुतमिश के टाइम पे ही चंगेज खान का आक्रमण, चंगेजों का आक्रमण शुरू हो गया था इल्तुतमिश के ही टाइम पे, एमबीटी के टाइम पर नहीं हुआ है। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा।
तो आपका प्रश्न इसमें विकल्प कौन से सही होंगे? तो पहला और तीसरा आपका सही होगा, दूसरा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आ पहुंचा और उसने शहर में घेरा डाल दिया। प्रश्न संख्या 28। तो अभी हमने आपसे बात किया कि मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के टाइम पर हुआ है, ना कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ है। लेकिन दूसरा वाला आपका विकल्प सही है, ये इल्तुतमिश के टाइम का है, ना कि जलालुद्दीन किस टाइम का है। तो हमारा कौन सा दूसरा हमारा गलत होगा? तो दूसरा कहाँ कहाँ पर है? तो ये हमारे गलत हो जाएंगे और ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारे लिए ठीक बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, तो ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है। क्या कहीं पर पहला और तीसरा है? ठीक है। क्या कहीं पर पहला और तीसरा है? अच्छा, पहला गलत है। पहला गलत हो गया है। एक सेकंड, ये लीजिए, पहला गलत। तो पहला गलत अगर हुआ तो क्या क्या गलत होंगे? ये गलत हो गए और ये गलत हो गए। यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है भाई। दो भी सही है, तीन भी सही है। अब या तो केवल विकल्प दो है या केवल विकल्प तीन है। तो हम ऐसे में क्या करें? हम मान लेते हैं केवल विकल्प दो और केवल विकल्प तीन, ये अपना एक विकल्प बन गया और फिर हमने इसको तीन मान लिया। ठीक है, ये वाला। लेकिन आप इसे भी कह लें हम यहाँ पर दो लिख लें तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आप दोनों को सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी, इनका आपका कालक्रम सीक्वेंस में लगाना है कि किसका कब निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले किसका निर्माण किया गया है? कुतुब मीनार का। अगर कुतुब मीनार की मैं बात करूं तो कब निर्माण किया गया है? 1192 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाकी आगे चल करके अन्य शासकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है पूर्ण करवाने में। वहीं पे अगर मैं फतेहपुर सीकरी की बात करूं तो 1569 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ है और ये दोनों इन दोनों के बीच में ही है। तो पहले नंबर पे क्या कहीं पे तीन है? तो पहले नंबर पे तीन यहाँ पर है, यहाँ पर है, और लास्ट में क्या चौथा नंबर है? तो ये चौथा नंबर है। तो मेरे दोस्त आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्प से आपका कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में है? आपको ये बताना है कि सही सुमेलित है। दीवाने बंदगान, ये किसका है? गुलाम सही तुगलक ने किया था, यानी तुगलक वंश के द्वारा है। दीवाने बंदगानी का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्त इसका जो बेसिकली संबंध है वो है भू राजस्व से। ठीक है। वहीं पे बंदगान का मतलब होता क्या है? दरअसल बंदगान का मतलब एक तरीके से गुलाम से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा। दीवाने मुस्त खराज, ये बलबन का, क्या बलबन के टाइम पर किया गया था? तो ऐसा नहीं था। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक। दीवाने को ही क्या अलाउद्दीन खिलजी का है? नहीं। दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी का भी नहीं है। क्या दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक का है? तो नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का भी नहीं है। अब बताइए, जब आप कह रहे हैं कि चारों नहीं है तो कौन सा सही? ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा बनाए जाते हैं। देखिए, कारा अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, कुमारा अध्यक्ष, लौना अध्यक्ष, ये सब मौर्य काल से संबंधित। साथ ही में कई बार आपसे पूछा गया है कि दीवाने मुमालिक क्या होते थे, वरीद मुमालिक क्या होते थे, संस्था क्या होती थी, गुप्तचर क्या होते थे। इन सब के बारे में शब्दावलियां पूछी जाती हैं। अमीरे कोही, दीवाने अर्ज, दीवाने मुस्त खराज और दीवाने बंदगान। देखिए, तनाव मत लीजिए, मैं बता। अगर मैं दीवाने मुस्त खराज की बात करूं तो दीवाने मुस्त खराज दरअसल ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीवाने मुस्त खराज क्या है? तो मुस्त खराज में ये माना जाता था जो भू राजस्व वाली चीजें रही हैं वो दीवाने मुस्त खराज में मतलब दान वाला एक चीज हमें देखने को मिला। अगर मैं दीवाने कोही की बात करूं तो दीवाने कोही का संबंध किससे था? दीवाने कोही या आमीरे कोही, इसका संबंध कृषि विभाग से है। और आमीरे कोही की अगर मैं बात करूं या दीवाने कोही की मैं बात करूं तो ये श्रेय किसका जाता है? एमबीटी को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। वहीं पे अगर मैं दीवाने अर्ज की बात करूं तो अर्ज दरअसल ये सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या है? ये सैन्य विभाग है। और दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? ये दीवाने अर्ज का संबंध है बलबन से। दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? ये बलबन से है। आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है।
दीवाने बंदगान, ये किससे संबंधित है? तुगलक वंश से संबंधित है। और ये किसके लिए किया गया था? ये गुलाम के लिए संबंधित था, गुलामों के लिए दीवाने बंदगान। क्लियर? निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों उनके देशों के साथ मिलान कीजिए कि कौन कहां से आया था। देखिए, मार्को पोलो स्पेन का, इब्ने बतूता बल्ख, नहीं इब्ने बतूता भाई बल्ख का नहीं, इब्ने बतूता मुझे पता है कि मोरक्को का है। जो पहले आता है पहले उसी पर टिक मारो। बी का चौथा कहां पर है? ये है बी का चौथा। क्या और कहीं बी का चौथा है? नहीं। क्या बात है, बेहतरीन। एक ही हमें आता था और एक से ही हमारा उत्तर मिल गया। काम खत्म, बात खत्म। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का दिल्ली सुल्तान कौन था? मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत सुल्तान कौन था? हम सबको पता है एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले, हालांकि ब्राह्मणों पे नहीं, 611 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उसके जस्ट बाद 612 के आसपास में पहली बार लगाया गया था जजिया कर। किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था? तो ये आपको पता है कि इसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, कोई संदेह नहीं है। मैं इसलिए कंफ्यूजन कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग कभी-कभी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको ग्रंथ और लेखक का मिलान करना है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ किसका है। हमें ज्यादा नहीं पता, बस हमें ये पता है कौन सा पता है, पहले वो कर लें। तो रेहला किसका है? तो हमको पता है कि रेहला है, क्या अलब्रूनी का है? नहीं, हम सबको पता है रेहला है इब्ने बतूता का। ठीक है, हुमायूं नामा किसका है? गुलबदन बेगम का है। क्या हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का है? तो बिल्कुल है। तो बी का पहला, क्या कहीं बी का पहला है? हाँ, बी का पहला है। यहाँ पर बी का पहला है और यहाँ पर भी बी का पहला है। बाकी देखते हैं। सी का चौथा, कहीं सी का चौथा है? ओहो, यहाँ भी सी का चौथा, यहाँ भी। अब मामला हो गया गड़बड़। मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। भाई साहब, हम दो जानते थे और दोनों दो जगह पर है। अब हम क्या करें? अब आपको यहाँ पर तीसरा भी जानना बहुत जरूरी होगा। तो किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद रचना है अलब्रूनी की। तो अब हम मिला लें ए का दूसरा। तो क्या कहीं ए का दूसरा है? तो यहाँ पर ए का दूसरा है, तो आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीवाने अर्ज, धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने रिसालत, सरकारी पत्राचार से संबंधित। दीवाने इंसा, वित्तीय मामलात से संबंधित। दीवाने वजारत, सेना विभाग से संबंधित है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारा दीवाने अर्ज है वो किससे संबंधित है? जैसे कहते हैं ना कि अर्ज किया है, तो दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? सेना से है। तो हमारा ए का चौथा कहीं पर है, ए का चौथा डी में है, ए का चौथा, इसलिए हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सही सुमेलित है। सूची एक को सूची दो से हमें मिलाना है। ये है आपका भवन और ये है निर्माणकर्ता कि किसने क्या मिलाया है। सुल्तानगढ़ी अलाउद्दीन खिलजी, लाल महल कुतुबुद्दीन ऐबक का है, जमात खाना मस्जिद इल्तुतमिश, 2.5 दिन का झोपड़ा बलबन का है। हमें इनमें से कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ हमें इनमें से एक चीज तो पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है बल एफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्या कहीं पर डी का दूसरा है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर डी का दूसरा ऑलरेडी है। लेकिन हमें एक चीज ये भी पता है कि सुल्तानगढ़ी ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। तो क्या कहीं पर ए का तीसरा है? तो हाँ, यहाँ पर ए का तीसरा है, इसलिए आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है उन्हें आपको बताना है। बाज बहादुर मालवा, कुतुब कुतुबुशाह गोलकोंडा, सुल्तान फिरोज शाह गुजरात और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। किसका संबंध नहीं है हमें ये बताना है। मेरे दोस्त, यूसुफ आदिल शाह का संबंध अहमदनगर से नहीं था, ये बीजापुर से है। किससे है? ये बीजापुर शासक है, याद रखिएगा। ये बीजापुर शासक है, तो यही आपका गलत है, इसलिए ये आपका सुमेलित है। क्यों? क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत में आगमन और फिरोज तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कालक्रम कैसा है। देखिए, अगर मैं कृष्णदेव राय की बात करूं तो कृष्णदेव का राय का जो शासनकाल है ना, ये लगभग 1509 के आसपास से लेकर के 1530 के आसपास का शासनकाल है। कुतुबुद्द
दिन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। तो चूंकि 1206 से लेकर के और 1209 के आसपास का कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 1206 से लेकर के और 1209 के आसपास कुतुब मीनार का निर्माण किया गया होगा। इवन 10 के आसपास तक का है, ठीक, 10 तक का है, 9-10 के आसपास का है। पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ है? तो ये 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ है और एफएसटी फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हुई है लगभग ये 1388 के आसपास हुआ है। अब सबसे पहले कौन सा होगा? तो सबसे पहले होगा कुतुब मीनार का निर्माण और सबसे बाद में क्या होगा? कृष्णदेव राय। मतलब सबसे पहले दो होंगे और सबसे बाद में एक होगा। तो सबसे पहले दो होंगे और सबसे बाद में एक होगा। आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीनी सम्राट के पास अपना दूध भेजा था? तो ये क्या हरिहर प्रथम ने भेजा था, बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने भेजा था या फिर सुलभ नरसिंह ने भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने, ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था, इसने चीन के पास में अपना दूध भेजा। विजयनगर साम्राज्य के संबंध कथनों पर आप विचार करें। विवाह कर वर पक्ष से लिया जाता था तथा विधवा से विवाह करने वाले इससे कर मुक्त होते थे। ठीक है। नायक को अमरम प्रदान किया जाता था। भू राजस्व की दर कुल उपज का आधा होता था। मुझे एक चीज पता है कि इसमें से पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि विवाह कर दोनों से लिया जाता था, वर और वधु दोनों पक्षों से लिया गया है, वधु से लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों से लिया जाता था। दूसरा, भू राजस्व कर आधा होता था, तो नहीं, ये 1/4 भाग होता था। तो आपका ये भी गलत है और आपका पहला भी गलत है। सही कौन सा है? केवल आपका दो सही है। विकल्प क्या होगा? केवल दो। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करिए। निकोल दी कीतो, फिरहाउ नुनीज और बारबोसा। इनमें से किस यात्रियों ने विजयनगर समाज में सती प्रथा का विशद विवरण प्रस्तुत किया है? देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं निकोला दी कोंती की और बार बोसा की, तो इन दोनों लोगों ने तो ओवरऑल किया है, लेकिन फिरहाउ नूनीज ये सती प्रथा का बहुत ज्यादा इसने वर्णन नहीं किया है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प आपका सही हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है। अगले प्रश्नों पे, भारत में सूफिया के चिश्ती धर्म संघ के प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, मान लेते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अरे भाई, हम कौन होते हैं मानने वाले? जो सही है वो सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, ये गलत है। ये अजमेर से नहीं है, ये अफगानिस्तान का में क्षेत्र है, जिला है शायद, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका संबंध अजमेर से नहीं, अफगानिस्तान से है। तो आपका आर वाला विकल्प गलत है और इसका ए वाला विकल्प सही है। दोनों कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो मेरे दोस्त ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, यही था ही, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पे मध्यकाल में सूफिज्म आया और भक्ति आंदोलन आया है, तो उस टाइम पे ये सबसे आम चीजें रही हैं कि जनमानस की भाषा में ही प्रवचन दिया जाए। जो भाषा वहां की जनता या वहां के नागरिक समझने में सक्षम है, उन्हीं भाषा में आप अपनी बातें कहें। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे बहुत ज्यादा आता है, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर अभी मैं आपको तमिल में पढ़ाऊं, तेलुगु में पढ़ाऊं, कन्नड़ में पढ़ाऊं, मलयालम में पढ़ाऊं, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मेरी पढ़ाने की स्किल थोड़ी सी कम भी होगी और अगर मैं आसान भाषा में आप तक अपनी बातों को रख पाऊंगा, तो आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही रीजन रहा है कि सभी व्यक्तियों ने, जितने भी रहे लोग रहे हैं, संत रहे हैं, उन्होंने अपनी भाषा को, उन भाषा को सहज बनाया है जो उनके भक्त समझने में सक्षम थे। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने अपने शिष्यों को भारत भेजा और वे भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में बस गए। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है? गलत है। बहाउद्दीन जकारिया राजनीति से दूर रहे और
धर्म को उन्होंने महत्व नहीं सॉरी धन को उन्होंने महत्व नहीं प्रदान किया, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे दोस्त ये लोग धर्म को महत्व देते थे और राजघराने से राजाओं के साथ में इनके ठीक-ठाक संबंध थे। तो ये वाला विकल्प आपका गलत है। पहला वाला विकल्प आपका सही है। क्यों? क्योंकि शेख सोहाउद्दीन सोहरावर्दी अपने शिष्यों को भारत भेजे और वो भारत के पश्चिमी भागों में बस गए। सोहरावर्दी से इनका संबंध है। तो कौन सा कथन इससे सही पूछ रहा है? तो केवल पहला वाला कथन सही है और दूसरा वाला कथन गलत। अगले प्रश्नों पे, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारियों को 20 घोड़ों की रख-रखाव करनी पड़ती थी। गलत है। क्या ये सही है? ये गलत है। हाँ, मनसबदारी व्यवस्था रही है, ये बात सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक भी होता था, ये ठीक है। दूसरा वाला विकल्प कथन का आपका पहला कथन गलत है, कारण सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए गलत है और आर सही है। क्या कहीं पर ऐसा है कि ए गलत है? हाँ, डी विकल्प में है कि ए गलत है और आर सही है। ठीक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। छप्पन हल्दी घाटी का युद्ध 1600 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, 1686 में शिवाजी का देहांत और 1739 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को प्रदान किया जाना और एक पांचवा दिया गया है अकबर का राज्यारोहण। देखिए, हमें पता है कि इन सब में सबसे पहले अकबर का राज्यारोहण होगा। तो क्या कहीं पर अकबर का राज्यारोहण है? तो डी वाले विकल्प में अगर आप पहले वाले में देखेंगे तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ है। तो ए का पांचवा, क्या कहीं पर ए का पांचवा है? तो हाँ, ए का पांचवा यहां पर है और ए का पांचवा यहां पर है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अधिकार प्रदान किया गया है, ये कहां पर किया गया है? 1600 में। तो बी का चौथा, क्या कहीं बी का चौथा है? तो ये बी का चौथा है, इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो याद देखिए, जरूरी नहीं है कि हमें सारे विकल्प आए। इतना बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री का तो एक दायरा ही मेरी समझ में तो दूसरा कोई एक लिमिटेड दायरा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो हमें कोशिश करना होगा कि हम गो थ्रू ऑप्शन पे जाएं, वहां से प्रश्नों को चयन करें। अगर गो थ्रू ऑप्शन पे आप जा रहे हैं, एक विकल्प या दो विकल्प के माध्यम से अगर आपका उत्तर सही हो रहा है, तो आप उसे प्राथमिकता दें। सिंपल सी बात है। क्लियर? याद रखिए, लगातार हम लोग ऐसे ही सेशन को अटेंड करेंगे तो टिल एग्जाम बेहतर हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, मतलब जब बाबर भारत में आया है तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है? उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग का शुरुआत हुआ है? नहीं, गलत है। दक्षिण भारत में ऑलरेडी इससे पहले बहमनी और विजयनगर में हो चुका था, दक्षिण भारत में हो चुका है। उपमहाद्वीप के अगर हाँ ये कहता कि उत्तर भारत में हम मान लेते, लेकिन ऑलरेडी दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के द्वारा गोला और बारूद का प्रयोग किया जा चुका था। आपको याद होगा, बाबर ने 4 युद्ध लड़े, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत अगर मैं युद्ध की बात करूं तो पानीपत युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था, जिसे तुगलमा रूमी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये पहली बार नहीं था, उससे पहले हो चुके थे। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं कौन सा सही है? तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 3 तो हमारे गलत हो गए। अब बच क्या रहा है? केवल 3। तो हमारा केवल 3 वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अब बाकी हमें नहीं मतलब है कि क्या वो कह रहा है, बस उत्तर हमारा मिल गया है। देखिए, हमारा मकसद है एग्जाम में आपको तैयार करवाना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक लॉजिक क्या कहता है? मुगलों के राजपुतानाओं के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए जो आधुनिक राजस्थान वाला क्षेत्र रहा है, ये राजपूतों के पास में रहा है, राजपूत का अधिकार रहा है इन वाले क्षेत्रों में। तो ये बाबर के अधीन नहीं था, जबकि काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ये तीनों शामिल थे। तो हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में। कौन सा आपसे कह रहा है कि सही नहीं है? मेरे दोस्त, डी वाला सही नहीं। आपको लग रहा होगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है, नहीं मेरे दोस्त। शेख
निजामुद्दीन औलिया का नहीं है। इनका मकबरा कहाँ पर है? शेख निजामुद्दीन औलिया का, ये है दिल्ली में। आपको पता होगा शायद निजामुद्दीन, कभी-कभी अनाउंस सुनने को भी मिलता है कि ट्रेन संख्या इतना, इतना, इतना निजामुद्दीन से होकर के यहाँ तक जाएगी। वो स्टेशन भी शायद इन्हीं के नाम पर बनाया गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने अपने साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया, सरकारों में यानी एकताओं में विभाजित किया था, ठीक है, जिन्हें पुनः परगनों में अविभाजित किया गया, ठीक है, ये बिल्कुल विकल्प आपका सही है। बिना किसी अन्य कर्मचारी सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनों पर सीधे प्रशासन करता था, ये गलत है, क्योंकि वो प्रशासन उनकी के माध्यम से करता था, ना कि सीधे करता था। सीधे नहीं करता था, एकताओं में बटा हुआ था और उन्हीं के माध्यम से वहां का प्रशासन देख रेख होता था। कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल एक विकल्प सही है। क्लियर? अगले प्रश्नों पे चलते हैं। मुगलकालीन उच्च अधिकारियों एवं उनके कार्यों से संबंधित युग्मों पर विचार करें। मीर आतिश शाही तोपखानों का प्रधान, दीवाने तन राज्य के सारे समाचार केंद्रों को भेजना होता था, और मुसद्दी राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहली बात तो ये जानिए, दीवाने तन इसका संबंध है वेतन से। दीवाने तन संबंध वेतन, तो ये आपका गलत हो गया। और वहीं पर अगर मैं मुसद्दी की बात करूं, तो जो मुसद्दी होता था, ये बंदरगाह का, किसका? बंदरगाह, बंदरगाह का प्रशासन हो करता था। ये बंदरगाह का प्रशासन होता था मुसद्दी। तो दूसरा गलत, पहला दूसरा गलत, तीसरा गलत, केवल आपका पहला सही है, इसलिए सही के नाम पर आपका केवल ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दल खालसा और गुरु गोविंद सिंह मंजी। इसमें से कौन सा कह रहे हैं कि आपसे संबंध है? तो मेरे दोस्त, आदि ग्रंथ की जो रचना की है वो गुरु अर्जुन देव ने किया है। आपका वी विकल्प सही है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। दीवाने तन वेतन से है, हमको क्या मिलाना है पहले हम ये देख लें। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो क्या कहीं पर दीवाने तन क्या वेतन है? तो जागीर व वेतन देखना। ठीक, क्या कहीं पर ए का तीसरा है? तो हाँ, ए का तीसरा ये यहाँ पर है, और हमारा यही विकल्प मिल गया सही। अब हमें बाकियों से कोई लेना देना। अभी हमने ऊपर देखा ना, दीवाने तन का संबंध किससे है? वेतन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अच्छा, ये रिपीट हो चुका है, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। ठीक है, ये रिपीट हो चुका है। मराठा काल में ममालतदार क्या थे? सरदेशमुखी वसूल करने वाला अधिकारी, ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी, पटेल के सहायक और कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करने वाला अधिकारी, या ग्रामों में कर का निर्धारण पटेल के परामर्श से करने वाला अधिकारी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मराठा काल में जो ममालतदार होते थे, ये क्या होते थे? ये गांव के कर का निर्धारण पटेल के परामर्श से करने वाले अधिकारी होते थे। सरदेश मुखी वसूल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था गुमास्ता। गुमास्ता कहा जाता था, याद रखिएगा। और ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने वाले अधिकारियों को कहा जाता था बारह बरूटा। बारह बहुत अच्छा नाम है, बारह बलूटा। ठीक है, बारह बलूटा, बलूटा और बलूटे दोनों शब्द आता है। पटेल के सहायक और कुलकर्णी के लेखा की देखरेख करने वाले अधिकारियों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है चौगुले। चौगुले, याद रखिएगा। सरदेशमुखी और चौथ, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कर होते थे मराठाओं में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिवाजी के अष्ट प्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, क्या बात है, बेहतरीन। कौन करता था? सुमंत करता। ठीक, सुमंत विदेशी मामलों का देखरेख करता था। पेशवा क्या होते थे? तो पेशवा एक तरीके से आप इन्हें सीएम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वहीं पे अगर मैं सचिव की बात करूं, तो सचिव पत्राचार विभाग देखता था। क्या देखता था? सचिव पत्राचार विभाग देखता था। वहीं पे अगर मैं पंडित राव की बात करूं, तो ये धार्मिक मामलों पे सलाहकार होता था। पंडित राव धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में सलाह देना होता था।
क्लियर। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन का बड़ा गुंबद, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। इनमें से हमें सही सीक्वेंस में लगाना है कि कौन कैसा है। देखिए, कुतुब मीनार तो इसमें से अगर सबसे पहले की मैं बात करूं तो कब बना है, तो लगभग 1200 के आसपास मैं मान के चलता हूं। स्टार्टिंग हुआ है 1206 से 1209 के आसपास। ये 1209 से लेकर के और 1210 के आसपास का ही होगा। पहली बात तो हम ये जाने। तो कहीं ना कहीं तीसरा हमारा पहला होगा। तो ये गलत, ये गलत। अब बच क्या रहा है, ए और बी। दूसरे नंबर पे क्या होगा, तुगलकाबाद का किला। ये कब बना हुआ है, तो ये 1321 में बना हुआ है। क्लियर है। तो अब लोधी गार्डन कब बना हुआ है, तो लोधी गार्डन हमारा 1490 के आसपास बना हुआ है। और फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, तो ये 1569 के आसपास है। तो चौथा सबसे बाद में होगा और तीसरा पहले होगा। तो तीसरा पहले होगा, चौथा सबसे बाद में होगा। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वैसे भी फतेहपुर सीकरी का निर्माण अगर हम देखेंगे तो अकबर की राजधानी भी रही है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण क्या है, ये बताना है। अंग्रेजी कंपनियों द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार करना, अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध उसे गद्दी से हटाने की दृष्टि से षड्यंत्र किया, इसलिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ना चाहता था, इसलिए यह कलकत्ते की किलाबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार कर दिया गया था। ये बताना है कि इनमें से किसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पे आक्रमण किया था। तो ये जो डी वाला विकल्प है ये सही है। कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का जब इनकार हुआ है, उसी के बाद से फिर ये चीजें किया गया था। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही लिखा हुआ है। 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे, बिल्कुल ये थे। त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों की सहायता की है, तो बिल्कुल किया था। त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, तो बिल्कुल रहा है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो बी सी वाला कथन सही होगा। क्यों, क्योंकि इसके सारे के सारे विकल्प सही हैं। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को किसने बनवाया था, ये राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक, देखिए जो आसान प्रश्न है वो आसान है। ऐसा है नहीं कि हर प्रश्नों पे हम बात करेंगे जो आसान है हम डायरेक्टली देख के बात कर लेंगे। अच्छा, बनाया कब गया था, आप हमसे ये जानना चाहते हैं। तो 1448 में बनवाया था। बनवाया किसने था, राणा कुंभा ने बनवाया था। और राणा कुंभा का संबंध कहां से था, तो मेरे दोस्त राणा कुंभा का संबंध किससे था, मेवाड़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, व्याख्यान या जो मतलब फेमस तीर्थ स्थल है वो कहां पर उनका लोकेशन है। टाबू मठ यो मंदिर संकुल स्फीति घाटी में, मुझे तो इसी में डाउट लग रहा है कि ये सही है। हाँ, ये सही है। ठीक है, ये एक सही है। गलत क्या है, महोत्सव, लांग मंदिर, नाको, जास्कर घाटी। नहीं, ये नास्कर घाटी में, ये जास्कर घाटी में नहीं है। ये कहां पर है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अलवी मंदिर संकुल ये कहां पर है, ये लद्दाख में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहे कौन सा सुमेलित है, तो बी वाला तो सुमेलित है नहीं, क्योंकि जो आपका लहोत्सव लाखंग मंदिर है ये दो नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है और आपका केवल एक और तीन वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। सूची एक और सूची दो को मिलाना है। प्रसिद्ध मंदिर और वो किस राज्य में स्थित है। हमें बस एक चीज पता है कि कांदरिया महादेव ये कहां पर है, ये आपको बताना है। राजरानी मंदिर कहां पर है, ये आपको बताना है। साथ ही में विद्याशंकर मंदिर कहाँ है, ये आपको बताना है। सो हम एक एक को मिला के चलेंगे। विद्याशंकर मंदिर आपका है कर्नाटक में। राजरानी मंदिर कहां पर है, तो राजरानी मंदिर आपका है उड़ीसा में। ठीक, कांदरिया महादेव आपका कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश में। तो और भीमेश्वर मंदिर आपका पहला हो जाएगा। तो कोड हमारा क्या बनेगा, 2, 4, 3 और 1, यानी 24 और 31। क्या कहीं 24-31 है, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, 24 और 31। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सी बातें समान हैं। मतलब वो बात जो अजंता और महाबलीपुरम में
एक जैसी है। दोनों ही एक ही समय काल में निर्मित हुआ है? नहीं। अगर मैं अजंता की बात करूं तो अजंता का जो निर्माण हुआ है लगभग ये 2 से और 5वीं सदी के आसपास हुआ है। ठीक है, ये 2 से 5वीं सदी के आसपास हुआ है। वहीं पर अगर मैं महाबलीपुरम मंदिर की बात करूं तो ये 7 से 8वीं सदी के आसपास हुआ है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दोनों का संबंध एक ही धार्मिक संप्रदाय से है? नहीं। अजंता की अगर ढंग से आप बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है मेनली। वहीं पर अगर मैं महाबलीपुरम की बात करूंगा तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपके गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। हाँ, ये बातें मैं मान सकता हूं कि ये ठीक है कि ये वाला विकल्प सही है। तो पहला और दूसरा आपका गलत है, केवल और केवल तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा महात्मा बुद्ध का इस प्रकार से है, एक हाथ ऐसे है और एक हाथ से उन्होंने पृथ्वी को स्पर्श करके बैठे हुए हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने। मार का मतलब, मार का क्या मतलब है? यहाँ पे मार एक पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है मार। तो मतलब ये कहा जाता है कि जो आपकी इंद्रियां हैं जो आपको दिग्भ्रमित करती हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करने की बात कही गई है। मार को खत्म करने की बात कही है, दूर करने की बात कही है। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध को धरती का आवाहन किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आवाहन करते हैं। ये बात आपका सही है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, मार का प्रलोभन मतलब कामदेव। कामदेव कैसे हैं? जो किसी के भी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, दिग्भ्रमित कर दे। आप लोग देखते होंगे जब पहले ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनिका आती थी, रंभा आती थी, उर्वशी आती थी, जिससे कि उनकी जो तपस्या है वो भंग हो सके। लेकिन जो ऋषि मुनि बेहतरीन ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी तपस्या करते थे वो लोग उन सारी चीजों से दूर रहते थे। हम और आप स्टूडेंट लाइफ में भी हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमें हमारी पढ़ाई में बाधक डालते हैं। तो हमें उन बाधक तत्वों से हटना है और अपने लक्ष्य को साधना है। अगर आप नहीं साध पाए तो आप मार के नियंत्रण में आ जाएंगे और आप साध ले गए तो आप मार से बच जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस शैली की मूर्तियों को चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, इसमें हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों का प्रभाव था। ये आपको बताना है कि क्या ये सही है। तो ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से भी है और इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है। विकल्प आपका तीसरा सही है। देखिए, अगर मैं मंदिर स्थापत्य की, सॉरी, मैं मूर्ति स्थापत्य की बात करता हूं तो मूर्ति स्थापत्य कला में हमें सबसे पहले एक शैली मिलती है, गंधार शैली। ठीक, दूसरी शैली है हमारा मथुरा शैली और एक शैली हमारी आती है अमरावती। जैसे अगर मंदिर निर्माण में देखेंगे तो एक मंदिर निर्माण है हमारी नागर शैली, एक है हमारी द्रविड़ शैली और एक है हमारी बेसर शैली। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं इन्हें डेप्थ में पढ़ा दूंगा, या फिर अगर आप चाहते होंगे कि हमारे द्वारा क्लासेस और भी ली जाए तो प्लीज आप कमेंट यूट्यूब पे करिएगा। हमारी टीम उन्हें ऑब्जर्व करती है, देखती है, अगर आपकी डिमांड होती है तो जरूर हम अन्य टॉपिक पे भी क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन कौन था? तानसेन, हरिदास, सूरदास और बिलास खान। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। इनमें कौन कौन से वो लोग हैं जो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? तो इसमें एक तो हमारे तानसेन है और दूसरे हरिदास हैं। ये दोनों विकल्प सही है, बाकी सूरदास और बिलास खान का संबंध नहीं है, इसलिए एक और दो हमारा कथन सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। सूची एक और सूची दो से मिलाना है। पुस्तक है और लेखक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडियन, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बीडी सावरकर ने। तो कहीं पर बीडी सावरकर है तो चौथे नंबर पर बीडी सावरकर है। ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा, ये और ये विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। आनंद मठ किसने लिखा है?
आनंदमठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, तो क्या कहीं पर बी का तीसरा है? तो बी का तीसरा यहाँ पर है और बी का तीसरा यहाँ पर है, मतलब मामला गड़बड़ है। वहीं पर अगर मैं लाइफ डिवाइन की बात करूं, लाइफ डिवाइन किसने लिखा हुआ है? तो ये लाइफ डिवाइन लिखा है श्री अरविंद ने। तो श्री अरविंद ने लिखा है, तो सी का कहीं पर दूसरा है, तो ये है सी का दूसरा, मतलब आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी हमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सोमदेव, कालिदास, भासव, बिल्हण। हमें एक चीज पता है कि कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है? तो क्या बी का कहीं पर पहला है? तो बी का पहला यहाँ पर है, बी का पहला यहाँ पर है, ये खत्म हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा हम चलते हैं कि सोमदेव, तो सोमदेव का कथा कथित कथा सरिता सागर है, तो कथा सरिता सागर ए का दूसरा, तो कहीं पर ए का दूसरा है, यहां पर है ए का दूसरा, तो हमारा ये वाला विकल्प भी सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, महेंद्र, मतलब हिमेंद्र, राजशेखर और जीमूत वाहन। प्रश्न संख्या 69 और 69 की अगर मैं बात करूं, इनमें से कौन से रहे हैं? जीमित जीमूत वाहन नहीं रहे, क्यों? क्योंकि जीमूत वाहन का संबंध अलग रहा है। क्या ऐसा है? नहीं, राजशेखर का संबंध अलग रहा है। राजशेखर कौन थे? तो ये प्रतिहार शासक, ये क्या रहे हैं? प्रतिहार शासक महेंद्र प्रथम के टाइम पे रहे हैं। ये गलत है आपका। बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा, दूसरा और दूसरा, मामला तो कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, 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 ओ सॉरी, क्षमा चाहूंगा, तीसरा, तीसरा, तो ये गलत हो जाएंगे और आपके ये गलत हो जाएंगे। सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैं क्लास को बिल्कुल नेचुरल रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहाँ पे गलतियां करते हैं, कैसे हम समझ नहीं पाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में कितना ज्यादा हम पर प्रेशर होता है कि हम सही प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। हमें बस यहाँ पर वही सीखना है और कुछ नहीं सीखना। यकीन मानिए, आपको जितना प्रश्न पास होने के लिए चाहिए ना, आपको उतना आता है। अगर 90 150 में 90 प्रश्न पास होने के लिए चाहिए, तो यकीन मानिए आपको 90 प्रश्न आते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं, या फिर आपने प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर देते हैं, या फिर आपको लगाना था चौथे का भी, आपने लगा दिया पांचवें का भी, इसलिए आप गलत कर देते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूं। निम्नलिखित में से सोम प्रकाश समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या एस.एन. बनर्जी। तो आपको पता है कि सोम प्रकाश किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। क्लियर? तो ये हमारा इतिहास का जो आपका पहला मॉक टेस्ट रहा है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, उससे संबंधित सॉल्यूशंस हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए हैं। इन सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ डिस्कशन किया है, इसलिए ताकि क्लास बहुत लंबा ना होने पाए। अगर क्लास लंबा हो जाएगा तो आपको बोझिल लगने लगेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर डेप्थ में भी आप हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करें, साझा करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें साझा करें, क्योंकि क्लासेस आपके लिए हैं। अगर आपको ही क्लास बोझिल लगने लगेगा तो हमें आपको बताने का, आपको पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, और जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज क्लास के बाद में आप अपने विचार जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि आप क्या सोच रहे हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं। चलिए सेशंस को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।